बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा खाकान हारून और आप लोग देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आजकल ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और बहुत सारे लोगों की बड़ी अच्छी ब्रीड भी आ रही है, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे न्यू फैंसियर्स को इनफर्टिलिटी का बड़ा इशू आ रहा है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई जाए और जितने फैक्टर्स जो है जो मुझे पता है या मैंने मेरी रिसर्च है या मैंने फेस किए हैं वो सारे फैक्टर्स को इस वीडियो में बताया जाएगा, ताकि आप लोग को इस इशू को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो सके। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपने वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले यह कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। इनफर्टिलिटी बेसिकली ये जो है एक ट्रू पेयर जो है, मतलब एक फीमेल और मेल कंफर्म में एक कंफर्म जोड़ा है जो मेटिंग करता है, एग्स ले करता है, लेकिन उस एग के अंदर जो है बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होती। ठीक है। जो है ये इनफर्टिलिटी का इशू, ये अंडे ना देना या अंडे में से बच्चे ना निकलना, उससे काफी डिफरेंट है और इन दोनों की ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनफर्टिलिटी का जो इशू है वो मेल्स की वजह से होता है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। फीमेल्स में भी कुछ इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का इशू होता है, ये आगे चल के आपको आइडिया भी हो जाएगा। लेकिन जो अंडों की तादाद की कमी है ये प्योरली फीमेल का इशू है। ठीक है, उसमें जो है अगर फीमेल की डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही तो जो है लो रेट ऑफ एग प्रोडक्शन वो फीमेल में आता है। अच्छा, एग फर्टिलिटी हम चेक कैसे करते हैं। एग फर्टिलिटी चेक करने के लिए जो टेक्निक है उसको हम कैंडलिंग कहते हैं। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि कोई भी जो है एक टॉर्च जिसकी लाइट बहुत तेज हो उसको अंडे के ऊपर मारते हैं और उसमें जो है ना अंडे की ग्रोथ को चेक किया जाता है। होता इस तरह है कि जब फीमेल अंडे ले कर देती है और उसको तकरीबन 10 से 12 दिन तक उसके ऊपर बैठ के इंक्यूबेट करती है, तो उसमें अगर तो वो अंडा फर्टाइल हो तो उसके अंदर बच्चे की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, ये एक पिक्चर भी आप देख सकते हैं। पिक्चर के अंदर जो है एग कैंडलिंग का प्रोसेस जो है वो दिखाया गया है कि टॉर्च से किस तरह अंडा दिखाया जा रहा है। ये जब आप एग कैंडलिंग करते हैं 10 से 12 दिन के बाद, तो आपको 3 से 4 पॉइंट्स नजर जो है ना वो आप देख सकते हैं। या तो जो है वो अंडा इनफर्टाइल है, जिस तरह ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये एक इनफर्टाइल एग की निशानी है। इसके अंदर आपको कोई वेन्स, कोई ब्लड वेसल्स वगैरह कुछ नहीं नजर आ रही। दूसरी चीज ये है कि जो है एग फर्टाइल हो गया है। एग फर्टाइल होने की निशानी ये है कि उसके अंदर जो है ना ब्लड वेसल्स आपको नजर आएंगी, प्लस जो अंडे की मोटी जगह है उसके अंदर आपको बच्चा नजर आएगा और माइट भी आपको हार्ट बीट जो है वो भी नजर आए। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि आपके जो एग है वो फर्टाइल हुआ है लेकिन वो डेड एंड शेल हो गया। उसकी निशानी ये है कि जो है बर्ड के अंदर जो एग है उसके अंदर एक रेड कलर का रिंग बन जाएगा। जो ब्लड वेसल्स है वो श्रिंक हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी और जो है जो अंदर हार्ट बीट थी, जो ब्लड को फ्लो सर्कुलेट करवा रही थी, वो भी खत्म हो जाएगी और वो जो है एक रेड कलर का रिंग बन जाएगा एग के अंदर। इससे ये पता चल जाएगा कि आपको कि ये डेड इन शेल हो गया, वो एग आपका वेस्ट हो गया। चलते हैं अब हम इनफर्टिलिटी की रीजंस की तरफ और उनका साथ साथ मैं आपको ट्रीटमेंट भी बताता जाऊंगा। सबसे जो मेन और पहली रीजन है कि बर्ड्स जो आपने लगाए हैं वो सेम सेक्स के हैं। मतलब अगर आपने दोनों फीमेल्स का जोड़ा बना दिया है तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो एग इनफर्टाइल आएंगे। होता इस तरह है कि वो दोनों जो है फीमेल्स या दोनों मेल्स जो है ये बेसिकली मेटिंग बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन फीमेल्स जो है जब अगर दोनों मेटिंग करती हैं तो वो एग्स ले कर देती हैं और अल्टीमेटली जो है एग्स वो इनफर्टाइल होते हैं। तो इसलिए आप लोग को हमेशा रिकमेंड मैं करता हूँ कि जब भी बर्ड ले वो डीएनए के साथ लें। अगर नहीं करवाया डीएनए तो डीएनए बर्ड लेने के बाद फौरन करवा लें। इससे होता यह है कि आपको बहुत सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि अगर फीमेल ने दोनों फीमेल्स हैं और उन्होंने एग्स ले कर दिए हैं तो उन्होंने अपनी एग ले करना कोई आसान प्रोसेस नहीं है। उनके अंदर से कैल्शियम की और मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर जो है उनको वापस एग लेने के बाद जो है 15-20 दिन का दोबारा गैप देना पड़ता है कि वो जो है थोड़ा सेटल हो जाए, अपनी एनर्जी जो है वो रिवाइव कर ले। उसके बाद जो है फिर वो एग्स ले करेंगे। तो ये कम से कम आपका 1 से 1.5 या 2 महीने का टाइम आपका वेस्ट हो जाता है और एक क्लच आपका वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम बचाएं अपना। जब भी बर्ड ने डीएनए करवाए और उसको जो है डीएनए करवाएं और उसके बाद जो है पेयर अप करें। दूसरा जो इशू है कि आपने सेम सिबलिंग्स जो है उनका पेयर की बनाया है। होता इस तरह है कि अगर कोई एक पेयर में जो है कोई इशू हो, जिस तरह ह्यूमंस में भी होता है कि कजन मैरिजेस को जो है वो कहते हैं डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि उसमें होता है कि अगर कोई बीमारी है तो वो ऑफ स्प्रिंग्स में जो है ट्रांसफर होती जाती है। इसी तरह
बर्ड्स में भी सेम इशू है कि अगर एक पेरेंट्स के चिक होंगे तो अगर जेनेटिकली कोई इशू है तो वो दोनों में जो है जब अगर पाया जाएगा तो जब दोनों मेट करेंगे तो वो इशू जो है लाजमी ऑफस्प्रिंग में आएगा। प्लस जो है अगर कोई इश्यूज और है, डाइटरी इश्यूज हैं या इस वजह से, तो वो भी जो है आपके लिए इनफर्टिलिटी का इशू बनेगा। तो कभी भी एक ही पेरेंट्स के बच्चों की पेयरिंग नहीं करनी चाहिए। तीसरा ये है कि हम देखते हैं जी, तीसरा पॉइंट है जी कि पेयर प्रॉपरली बॉन्ड नहीं। हमने जी एक माइंड बनाया जी कि जो ही मौसम थोड़ा बेहतर हो सितंबर में तो हम बॉक्स दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब तक पेयर जो है वो प्रॉपरली बॉन्ड नहीं हो, एक दूसरे को जो है वो चोगा नहीं करा रहा, फीड एक्सचेंज नहीं कर रहा, ठीक है, खारिश वगैरह खुजली नहीं कर रहा, साथ नहीं बैठ रहा, अगर आप जो है पेयर को बॉक्स दे देंगे और फीमेल हीट पे है तो वो एग ले कर देगी और डेफिनेटली वो एग्स इनफर्टाइल होंगे। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड है कि जब तक जो है पेयर बॉन्डेड प्रॉपरली नहीं होता उसको बॉक्स मत दे। फिर वही बात करूंगा कि अगर जो है फीमेल ने एग ले कर दिया तो वो फिर एक प्रोसेस जो है आपको 1 महीना 1.5 महीना फिर आपका वेस्ट होगा बर्ड को वापस उस एग लेइंग की पोजीशन में लाने के लिए। तो हमेशा जब तक बर्ड इस कंडीशन में ना आए कि वो जो है मेटिंग कर रहा है या एग लेकर पेयर प्रॉपरली मेट कर सकता है, आपने उसको बॉक्स नहीं देना। चौथा इशू ये है कि आपने जो है इमेच्योर बर्ड्स को ब्रीड पे लगा दिया है। मतलब आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड है, बहुत ढेर दबा के मल्टीविटामिन दिए, 6 महीने का जो है मेल है उसको पकड़ा और या 7-8 महीने की फीमेल है उसको पकड़ा और दबा के जो है मल्टीविटामिन दे के उनको ब्रीड पे लगा दिया। जब आप इस तरह करते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी इनफर्टिलिटी का इशू आता है, क्योंकि बर्ड्स मेच्योर नहीं होते, उनको मेटिंग करनी नहीं आती है, मेल को मेटिंग करनी नहीं आती है। वो हीट की वजह से मेटिंग तो कर रहा होता है लेकिन प्रॉपरली जो है जो स्पर्म है वो फीमेल तक ट्रांसफर नहीं होता, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आती है। पांचवी जो रीजन ये है कि आपने पेयर जो लगाया है उसकी एज प्रॉपर नहीं है। जो है आपने जो मेल है वो बहुत छोटा है, फीमेल की एज बहुत ज्यादा है, या जो है फीमेल की एज कम है, मेल की एज बहुत ज्यादा है, तो वो प्रॉपरली वो भी मेटिंग नहीं करते हैं। या दूसरा इशू ये है कि अगर फीमेल की एज बहुत ज्यादा है तो उससे किसी ने बहुत ज्यादा क्लच लेके उसमें अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एग ले कर सके प्रॉपरली या मेटिंग कर सके, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का इशू आता है। छठा जो इशू है वो ये है कि आपने जो फीमेल लगाई है वो मेल से जो है बहुत छोटी है, या मेल जो लगाया है वो फीमेल से बहुत छोटा है। तो उसमें इशू ये होता है कि जब मेल मेटिंग के लिए फीमेल के पास आता है तो वो प्रॉपरली उसके साथ मेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है स्पर्म की प्रॉपर ट्रांसमिशन नहीं होती और इनफर्टिलिटी आती है। सातवां इशू ये है कि बर्ड्स मोल्ट में है, ठीक है, स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में वो प्रॉपरली मेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ गई। आठवां इशू है ओबेसिटी। अच्छा, इसमें अब जो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मेल और फीमेल दोनों के इश्यूज की वजह से इनफर्टिलिटी आती है, तो ये पहला एक रीजन ये है जिसमें फीमेल अगर आपकी या मेल दोनों में से किसी एक को भी अगर फैट हो गया है तो वो इनफर्टिलिटी आएगी। उसकी रीजन ये है कि जब मेटिंग होगी, मेटिंग के बाद जो स्पर्म है वो प्रॉपरली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा फैट की वजह से, जिसकी वजह से जो है जब वो एग ले करेगी तो वो इनफर्टाइल होगा। तो जब भी ओबेसिटी हो बर्ड को, या मोटापा हो या फैट हो, आपने सबसे पहले उसका फैट का इलाज करना है और उसके बाद उसको जो है आपने ब्रीडिंग पे जो है लगाना है। नौवीं जो रीजन है वो ये है कि आप ने जो डाइट दे रहे हैं वो इनएडिक्वेट डाइट है, उसमें कैल्शियम और मल्टीविटामिन या प्रोटीन की कमी है, जिसकी वजह से जो है बर्ड के अंदर प्रॉपरली एग जो है या स्पर्म की जो है वो इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एग्स को फर्टाइल कर सके। 10वीं रीजन जो है, हम बहुत ज्यादा ओवर सप्लीमेंटेशन ऑफ जिंक करें। ये एक बड़ा जो है ना, लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है। सप्लीमेंट्स आप देते हैं उसमें शायद आप लोग जो है चीजों को, कंटेंट्स को देखते नहीं है कि वो क्या कंटेंट्स जो है उस सप्लीमेंट में आप लोग उनको दे रहे हैं, बस ठोक के देते जाते हैं, जिस उस्ताद जी ने आपको बताया फार्मूला बस वही शुरू कर देते हैं। जिंक से कहते तो ये है कि फर्टिलिटी बड़ी इंप्रूव होती है, लेकिन ओवर डोज ऑफ जिंक जो है ये इनफर्टिलिटी कॉज करती है। जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है स्पर्म के अंदर, मेल्स के अंदर, वो जो है उसका काउंट कम होने लग जाता है जब ओवर सप्लीमेंटेशन हो, जिसकी वजह से जो है स्पर्म जो है वो उसमें इतनी ताकत नहीं होती और वो एग्स को फर्टाइल नहीं कर सकता। तो जब भी आप सप्लीमेंट दें, हिसाब की चीजें दें। 11वीं जो हमारी रीजन है वो ये है कि मेल जो है वो इनडोमिनेंट है। जब भी आपका इनडोमिनेंट मेल होगा वो प्रॉपरली बॉन्ड नहीं करेगा, फीमेल उसको मारेगी, बॉक्स में नहीं आने देगी, और जब फीमेल हीट पे आएगी
तो मेल उसके साथ मेटिंग नहीं करेगा और वो एग ले कर देगी। तो जब भी आप ऐसी कंडीशन देखें कि मेल डोमिनेंट नहीं है तो कोशिश ये करें कि आप जो है उसको चेंज कर दें। 12वीं रीजन ये है कि जो स्ट्रेस फैक्टर है, स्ट्रेस फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ड्यूरिंग जो है ब्रीडिंग सीजन। अगर आप लोग बर्ड को जो है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट नहीं देंगे, उसको प्राइवेसी नहीं देंगे, तो वो प्रॉपरली मेटिंग नहीं करेगा। मतलब मेटिंग के दौरान आप उसको देख रहे हैं, झांक रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो वो स्ट्रेस की वजह से प्रॉपरली मेट नहीं करेगा, जो है एकदम कभी इधर भाग जाएगा मेटिंग के दौरान, या आदि में मेटिंग छोड़ के चला जाएगा। और फीमेल डेफिनेटली हीट पे है तो वो मेटिंग के लिए कॉल्स दे रही है, और जब हीट पे होगी तो वो एग ले कर देगी। तो आपने कभी भी बर्ड को स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट नहीं देना, बार बार उसको तंग नहीं करना, उसको प्राइवेसी दें ताकि वो प्रॉपरली मेट करे और फर्टाइल एग्स ले कर सके। 13वीं रीजन ये है कि कोई भी मामूली सी भी अगर बीमारी किसी भी बर्ड को या होगी, अगर बर्ड आपका हेल्दी नहीं है तो वो इनफर्टाइल एग्स ले करेगा। बाज़ औक़ात होता है इस तरह है कि बर्ड में जो ये लव बर्ड्स हैं, ये इस चीज में बड़े अच्छे हैं कि वो अपनी बीमारी को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब तक मतलब उनकी बस नहीं होती है, वो अपनी इलनेस को जो है वो हाइड करते रहते हैं अनटिल अनलेस जो है जब बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाते हैं तब जो है उसमें इलनेस नजर आती है। तो आपने अपनी बर्ड को मॉनिटर डेली करते रहे कि अगर कोई मामूली सी भी आपको बीमारी नजर आती है तो उसकी वजह से आपके बर्ड में इनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है। 14th रीजन ये है कि आपका जो बर्ड का केज है या जो बर्ड की लोकेशन है वो बर्ड को पसंद नहीं आ रही। मतलब अगर एक पेयर है उसमें शायद मेल को या फीमेल को जगह पसंद नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली मेट नहीं कर रहे। बहुत दफा ऐसे होता है कि जो बर्ड्स है वो अगर ऊपर वाले केज में थे, आपने उनको नीचे शिफ्ट किया तो वो प्रॉपरली ब्रीड, ऊपर जो है वो फर्टाइल एग्स दे रहे हैं, नीचे जाके वो निचली पोजीशन पे जाके इनफर्टाइलिटी शुरू हो जाती है। तो इस चीज को भी आपने नोट करना है कि अगर तो बर्ड्स जो है कि आपने पोजीशन चेंज की है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आना शुरू हुआ है, तो वापस उसको अपने पोजीशन पे ले जाएं ताकि वो प्रॉपरली जो है खुश होके मेटिंग करें और फर्टाइल एग्स ले करें। 15th रीजन ये है कि आपने जो स्टिक्स वगैरह उनको प्रोवाइड किए हैं, उनकी या तो लोकेशन प्रॉपर नहीं है या वो स्टिक्स प्रॉपर नहीं है, आपने साइज उनका बहुत बड़ा रखा है, लोकेशन जो है वो बॉक्स के पास नहीं लगाई है, या जो है वो ऐसी जगह पे है कि वो प्रॉपरली मेट नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोकेशन जो स्टिक्स हैं वो बहुत लूज हैं। लूज स्टिक्स की वजह से भी जो है बर्ड जो है उस पर प्रॉपरली बैठेगा नहीं, तो डेफिनेटली जब मेटिंग का प्रोसेस होगा तो उस वक्त वो स्टिक्स वगैरह हिलेंगी, वाइब्रेशन होगी, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली मेट नहीं कर सकेंगे और इनफर्टिलिटी आएगी। 16वीं जो रीजन है ये मेल्स पे बड़ा इस पर डिपेंड करता है, फीमेल्स का भी इशू हो सकता है इसमें, कि अगर बर्ड्स के पाँव में किसी किस्म का भी इशू है तो वो प्रॉपरली ग्रिप नहीं कर सकते स्टिक के ऊपर। स्टिक के ऊपर जब ग्रिप नहीं करेंगे तो मेटिंग का प्रोसेस प्रॉपरली जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी इनफर्टिलिटी आएगी। तो अगर तो आपके बर्ड में कोई जेनेटिकली पाँव का इशू है, या उसका पाँव नहीं है, उंगली नहीं है, पंजा नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप स्टिक्स निकाल लें, ठीक है, ताकि जो है ना फ्लोर के ऊपर बर्ड जो है वो मेट करे और ब्रीड का बॉक्स को भी जो है आप केज के अंदर लगाएं। और फुट का अगर इसके अलावा कोई और जख्मी है या उसमें कोई जो है बम्बल फुट प्रॉब्लम है या कोई इस तरह का और मसला है, तो उसको पहले ट्रीट करें और उसके बाद जो है उसे ब्रीड लें, नहीं तो जो है आपके पास इनफर्टिलिटी का इशू आएगा। 17th रीजन जिसको हम मोस्टली इग्नोर करते हैं, मैं भी इसको इग्नोर करता था, कि बर्ड की जो वेंट है मेल्स की स्पेशली, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फेदर्स हैं, बाल हैं, जिसकी वजह से जब वो मेट करता है तो स्पर्म को प्रॉपरली फीमेल में ट्रांसफर नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा कि जब भी आप लोगों ने ब्रीडिंग बॉक्सेस देने हैं तो आप मेल की वेंट के ऊपर से फेदर्स को रिमूव कर दें। इससे भी इंशाल्लाह आपको काफी ज्यादा जो है ना डिफरेंस नजर आएगा। 18th रीजन ये है कि आपकी जो बर्ड है उसकी वेंट के ऊपर कोई इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से स्टिल फिर मैं कहूंगा कि स्पर्म जो है वो प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो रहा मेल से फीमेल में, या फीमेल के अंदर जो है वो स्पर्म नहीं जा रहा प्रॉपरली, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ रही है। तो ये अमूमन होता है इस तरह के जो है बर्ड्स को कभी मोशन वगैरह लग जाए या कोई और माइट्स वगैरह का इशू है, जिसकी वजह से वेंट के ऊपर जो है स्वॉलन हो जाती है, उसके ऊपर कोई जो है जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से मेटिंग प्रॉपरली नहीं होती और इनफर्टिलिटी आती है। 19th रीजन जो एग कैंडलिंग हम करती है इंक्यूबेशन
पीरियड के बाद चेक करने के लिए कि क्या एग फर्टाइल है या नहीं। उसमें भी जो है हम जल्दी करते हैं, अक्सर एग्स को जो है बॉक्स से बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से एग शेक होता है। जब शेक एक दफा एग हो गया या उसमें वाइब्रेशन आ गई तो उसने इनफर्टाइल डेफिनेटली होना है। तो आप कोशिश एक तो ये करें कि बार बार एग को बॉक्स से बाहर ना निकालें, या दूसरा तरीका ये है कि आप एग कैंडलिंग टॉर्च लेके उससे जो है बॉक्स के अंदर एग्स को प्रॉपरली चेक करें कैंडलिंग करके, और बार बार मत करें। मतलब आपको अगर आपने देख लिया एग लेइंग हो रही है तो आप कम से कम 10 से 12 दिन दें, इंक्यूबेशन के बाद जो है उसको चेक करें फर्टिलिटी को। 20th रीजन ये है कि हमारे पास जो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस हैं वो भी बहुत इफेक्ट करती है फर्टिलिटी को। स्पेशली जो है एक्सट्रीम हीट में जो है बर्ड जो है वो थर्मल स्ट्रेस में चला जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली वो मीटिंग नहीं होती और इनफर्टिलिटी आती है। हमारे पास जो 21th रीजन है वो ये है कि आप लोगों ने जो नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड किया है वो साफ सुथरा नहीं था, उसमें पेस्टिसाइड्स का स्प्रे हुआ हुआ है। बाजू का जो है जो रिकमेंड करते हैं कि दरख्तों की शाखें ले लें या जो है कोई पत्ते ले लें, जो है बर्ड को इस मीटिंग की तरफ लाने के लिए, रागब करने के लिए। तो वो जो है वो पेस्टिसाइड उस पर या स्प्रे हुआ होता है, या वो कोई जो है ऐसा जहरीला दरख्त होता है जिसकी वजह से बर्ड्स के अंदर जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, बीमार होना शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर इंक्यूबेशन मीटिंग नहीं होती और जो है बर्ड्स में इनफर्टिलिटी का इशू आता है। तो जब भी आपने बर्ड को नेस्टिंग मटेरियल देना है, इस चीज का ख्याल रखना है कि उसको अच्छी तरह धो के, साफ करके, सुखा के और उसके बाद बर्ड्स को प्रोवाइड करें। 22nd रीजन ये है कि आपने जो बॉक्स लगाया है वो प्रॉपरली हैंग नहीं है। जिस तरह मैंने आपको 19th रीजन में बताया था कि एग्स में शेकिंग अगर हो जाए कैंडिंग के दौरान तो जो है वो एग इनफर्टाइल हो जाता है। इसी तरह बॉक्स भी अगर लूज हो, बर्ड के आने जाने से बॉक्स में वाइब्रेशन होगी तो एग में भी वाइब्रेशन होगी और वो डेफिनेटली आपका एग इनफर्टाइल होगा। इसी में एक चीज और ऐड कर लूं कि अगर आपने नेस्टिंग मटेरियल जो है वो बहुत कम दिया है, ठीक है, तो उसमें भी जो है एग, क्योंकि हार्ड एरिया सरफेस पे पड़ा है बॉक्स के अंदर, तो जब भी बर्ड्स आगे पीछे मूव होंगे एग में वाइब्रेशन आएगी तो और एग इनफर्टाइल होगा। इसीलिए नेस्टिंग मटेरियल भी आपने अप्रोप्रिएट देना, कम नहीं देना जो है, ताकि वो प्रॉपरली बॉक्स के अंदर उसको ले जाके अपना नेस्ट प्रॉपर बनाए और उससे वाइब्रेशन जो है वो कम से कम हो। 23rd रीजन ये है कि आपका जो रूम है जहाँ पे आपने एग्स, जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हैं, वहां पे लाइटनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। जब लाइटनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपके पास जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो आपका रिप्रोडक्टिविटी के लिए जो हार्मोन है फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में प्रोड्यूस होता है, वो कम प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आप में इनफर्टिलिटी का बर्ड्स में इनफर्टिलिटी का इशू आएगा। तो इसलिए जो है रिकमेंडेशन यही है कि बर्ड्स को प्रॉपर लाइट जो है रूम में मिलनी चाहिए, ताकि ये जो है एलएच हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस हो और बर्ड्स जो है प्रॉपरली मेटिंग करके फर्टाइल एग्स। 24th रीजन ये है जी कि एफ्लाटॉक्सिन जो है ये बेसिकली एक फंगस है जो आपकी जो सीड्स है उसमें प्रोड्यूस होती है, और अगर किसी बर्ड ने वो फंगस वाला सीड खाया तो उसको उसकी वजह से, एफ्लाटॉक्सिन की वजह से बर्ड्स में इनफर्टिलिटी का होना शुरू हो जाता है। ये बर्ड में फर्टिलिटी को कम करते हैं, इसलिए जो है आप अपने सीड मिक्स को नमी से बचाया करें और कोशिश किया करें कि जो है उसको चेक करते रहा करें कि उसमें किसी किस्म का कोई फंगस तो नहीं है। फिर 25th रीजन जो है, जो अगर हमारा कोई बर्ड बीमार होता है और हम उसको मेडिकेशन यूज करवाते हैं तो उसकी वजह से भी बर्ड में इनफर्टिलिटी आ जाती है। हम अक्सर जो है बर्ड को कोई मसला होता है तो कहते हैं जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दें जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो इनफर्टिलिटी है। ठीक है, वो बर्ड्स में फर्टिलिटी को कम करता है, इसलिए जब भी आप मेडिकेशन करें उसको जरा हिसाब से करें, इतनी हाई डोज की एंटीबायोटिक फौरन बर्ड्स को ना दिया करें, और अगर दे भी दिए तो फिर थोड़ा सा वेट करें। ये नहीं कि आप बर्ड फौरन ठीक हुआ तो आप उसको ब्रीडिंग पे लगा दें, उसको कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीने का रेस्ट दें, उसके बाद उसको ब्रीडिंग पे लगाएं, नहीं तो आपको इनफर्टिलिटी का इशू आएगा। 26 रीजन जो है, अगर आपका बर्ड जो है वो प्रॉपरली इंक्यूबेट नहीं कर रहा, फीमेल जो है एग ले करती है उसके बाद अंडों पे नहीं बैठती है, अंडे ठंडे हो जाते हैं, तो आपके पास जो है इनफर्टिलिटी का इशू आएगा। इसलिए, और एग्स पे ना बैठने की सबसे जो मेन रीजन ये है कि वो स्ट्रेस है, उसको प्राइवेसी नहीं दे रहे आप लोग, बार बार उसको झांक रहे हैं, देख रहे हैं अंडे कितने हैं, क्या कर रहा है बर्ड, क्या नहीं कर रहा, तो वो अंडों पे बैठना फीमेल अक्सर छोड़ देती हैं।
सेकंड रीजन ये है कि जो है लोग एक ही मेल को मल्टीपल फीमेल्स के साथ मेट करवाते हैं। उस केस में भी अक्सर जो है, क्योंकि जब फीमेल ने जो है जब पेयर होता है तो फीमेल जब अंडों पे बैठती है तो मेल उसको जाके फीड करवाता है। लेकिन जब आप मेल को निकाल लेते हैं तो फीमेल जो है एग से उठ जाती है, खाना पीना उसने करना होता है, वो बाहर आती है, ज्यादा देर के लिए बाहर अगर बैठ गई तब भी अंडे ठंडे हो जाएंगे और वो इनफर्टाइल हो जाएंगे। तो इस चीज का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पेयर तोड़ के एक मेल को काफी सारी फीमेल से लगाएं। उस केस में अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर आपको जो है ना फॉस्टरिंग से हेल्प लेनी चाहिए। 27th रीजन ये है कि अगर आपने कॉलोनी में बर्ड्स रखी हैं तो उसमें, क्योंकि आपको पता है लव बर्ड एक टेरिटोरियल बर्ड है, तो वो जी हर वक्त इसी स्ट्रेस में होता है कि मेरा ये बर्ड जो है, मतलब दूसरा बर्ड उसकी जगह ना ले ले या उसकी जगह पे आके कब्जा ना कर ले। तो उस केस में भी बर्ड स्ट्रेस में होता है, प्रॉपरली मेट नहीं करता और इनफर्टिलिटी बर्ड्स में आती है। तो ये 27 रीजंस थी जो मैंने सोचा और कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, और माइट भी आप लोग इससे जो है अपने बर्ड्स में इनफर्टिलिटी को एनालाइज करके जो है आप आइडेंटिफाई कर सकें कि बर्ड में क्या इशू है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि आप लोगों को जो है इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। और उम्मीद है आप लोग जो है मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।